हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कणों का निकाय एवं घूर्णन गति। बच्चों, दो पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कणों का निकाय, जहां हम बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र की, और दूसरे पार्ट में बच्चों हम पढ़ेंगे दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति कि घूर्णन गति क्या है, दृढ़ पिंड क्या होते हैं, ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में बच्चों लगभग 4 से 5 वीडियो करेंगे। दूसरे पार्ट में हमारी कम से कम 7-8 वीडियो होंगी, मतलब 12-13 वीडियो तक ये भी चैप्टर जाएगा। एक अच्छा चैप्टर है बच्चों, थोड़ा मुश्किल माना जाता है, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को पढ़ोगे, एक तरीके से चीज़ों को करेंगे, तो हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप देखेंगे कि ये चैप्टर भी हमें आसान ही लगेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। और आप सबसे पहले लिख लीजिए चैप्टर नंबर 7 कणों का निकाय एवं घूर्णन गति, और उसमें लिख लेना पार्ट नंबर 1 कणों का निकाय। ठीक है, यहाँ हम द्रव्यमान केंद्र भी पढ़ेंगे, तो उसी में लिख लेना कणों का निकाय और उसके सामने लिख लेना द्रव्यमान केंद्र। मैं आज आपको बताऊंगा बच्चों कि ये कण क्या है, फिर ये निकाय क्या होता है, फिर ये द्रव्यमान केंद्र क्या है, क्यों हमें द्रव्यमान केंद्र की जरूरत पड़ी और क्या इसके फायदे हैं, और कैसे हम द्रव्यमान केंद्र निकालते हैं कि इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे बच्चों आप कण। आपको बेसिक से पढ़ना है बिल्कुल। आपको कण का मतलब भी पता होना चाहिए, आपको निकाय का मतलब भी पता होना चाहिए कि निकाय क्या है। तो मैं हेडिंग लगाता हूँ, आप लिखो। हेडिंग लगाएंगे कण, और इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं इसको पार्टिकल। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा कि कण है, पार्टिकल है। तो मैंने कहा कि क्या होता है कण। आपने मुझसे पूछा कि क्या होता है कण। मैंने कहा एक ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान तो है, लेकिन अध्ययन करते समय, उसके बारे में पढ़ते समय हमें उसके आकार और आकृति से कोई मतलब नहीं होता। चाहे वो एक छोटी वस्तु है, चाहे बहुत बड़ी वस्तु है, अगर हमें उसके आकार आकृति की बात नहीं करनी तो हम कहेंगे कि इसका आकार और आकृति को नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मानने का मतलब ये नहीं कि सच में उसका आकार आकृति नहीं है। नगण्य मानने का मतलब यह है कि भाई इसके आकार आकृति से हमारे अध्ययन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल द्रव्यमान की बात हम करेंगे तो हम कहेंगे ये कण है। तो आप लिख लेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लेंगे। हेडिंग लगाएंगे कण और लिखेंगे एक ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान तो होता है, लेकिन अध्ययन करते समय उसकी आकृति एवं आकार को नगण्य माना जा सकता है, उसको कण कहते हैं। आपने कहा ठीक है, उदाहरण दो एक आधा। मैंने कहा आपने आज तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, हम वहाँ बॉल की बात करते थे, हम वहाँ कार की बात करते थे, ट्रक की बात करते थे, साइकिल की बात करते थे। क्या साइकिल एक छोटी सी चीज है? आपने कहा नहीं, गाड़ी बड़ी चीज है, ट्रक बड़ा चीज है। तो जब हम कहते थे कि ट्रक या कार का वेग इतना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या हमने ये बताया कि ट्रक के किस हिस्से का वेग 10 मीटर पर सेकंड है? आपने कहा नहीं, हमें तो सिर्फ ये बोला गया कि ये ट्रक और ये कार 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। सही बात है, क्योंकि भाई कार है, उसका कोई भी हिस्सा है, उसकी सीट है, उसका स्टीयरिंग है, उसकी छत है, सब कार के साथ ही तो चल रहे हैं। मतलब यहाँ कार के आकार और उसकी आकृति से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें तो केवल उसके वेग से, उसके द्रव्यमान से मतलब है। तो हमने कहा यहाँ हम इस कार को कण मान लेंगे। ठीक है, क्या सच में कार एक छोटी सी चीज है बहुत? आपने कहा नहीं, कार बड़ी चीज है, लेकिन वो कितनी भी बड़ी हो उससे हमें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। इसलिए बच्चों जब हम पढ़ रहे थे तब भी हम कार को एक छोटा सा बिंदु बना के दिखा देते थे कि ये m द्रव्यमान की कार है। मतलब कणों को हम बिंदु द्रव्यमान कह सकते हैं कि ये कितनी भी बड़ी चीज हो, ट्रक है, कार है, कुछ भी है, रेल है, हम अगर उसके सिर्फ उसके आकार आकृति से कोई मतलब नहीं है, हम उसको छोटा सा बिंदु बना के दिखा देंगे और फिर हम कहेंगे कि ये बिंदु द्रव्यमान है। आपने कहा भैया हमें कण के बारे में पता चल गया, एक ऐसी वस्तु जिसके द्रव्यमान से हमें मतलब है, उसके आकार आकृति से हमें मतलब नहीं है, हम उसको नगण्य मान देंगे, हम उसको एक छोटा सा बिंदु बना के दिखा देंगे, उसको कण कहते हैं। और बच्चों ऐसी सच की चीजें जो बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, अल्फा कण होते हैं, ये सच में बहुत छोटे हैं, तो इसलिए इनको कण ही बोला जाता है। लेकिन क्या पृथ्वी को कण बोल दोगे? अगर आप पृथ्वी की घूर्णन गति की बात करोगे तब हमें इसके अलग अलग बिंदुओं की बात करनी पड़ेगी, तब इसको कण नहीं माना जा सकता। लेकिन
अगर हमें पृथ्वी को भी सिर्फ ये देखना है कि कितनी चाल से चल रही है, कितनी चाल से घूम रही है, तब मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा कि इसका आकार कितना है, उसकी त्रिज्या कितनी है, तब हम पृथ्वी को भी कण मान सकते हैं। समझ रहे हो ना कि कण है क्या? आपने कहा ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम बात करेंगे बच्चों, इसके बाद आप लिख लेना कणों का निकाय। जब बच्चों बहुत सारे कण मिलके एक बड़ी वस्तु का निर्माण करते हैं तो हम उसको कणों का निकाय कहते हैं। आप ये बात मुझसे कह सकते हैं कि कार भी तो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है, तो कार भी तो एक निकाय है। मैंने कहा हाँ, कार भी एक निकाय है, लेकिन जब हमें उसके आकार आकृति से फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम उसको खुद को ही कण बोल देते हैं। लेकिन जब बहुत सारे कण मिल जाते हैं, जब हमें उसके आकार आकृति की भी बात करनी पड़ती है, तब हम उस वस्तु को कण नहीं बोल सकते, तब हम उसको बोल लेंगे निकाय, मतलब कणों का निकाय। क्या परिभाषा लिखें? आप लिखना कि जब बहुत सारे कण मिलके एक बड़ी वस्तु का निर्माण करते हैं और उस वस्तु के आकार और आकृति की भी हमें जरूरत पड़ती है, तब हम उसको निकाय कहते हैं, कणों का निकाय कहते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। आपने कहा ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब बच्चों यहां से हम अपना इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है द्रव्यमान केंद्र, और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको हटा रहा हूं, आप सब हेडिंग लगाइए द्रव्यमान केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। क्या है ये द्रव्यमान केंद्र, क्या हमें इसकी जरूरत पड़ी है और क्या इसकी परिभाषा है, हम सारी बात करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। बच्चों अब तक जितना भी हमने पढ़ा है फिजिक्स में, जितने भी चैप्टर अब तक पढ़े हैं पीछे, वहाँ हम हर एक वस्तु को बिंदु द्रव्यमान मान लेते थे, कण मान के बात कर लेते थे। हमें वस्तुओं की आकृति, उनके आकार से कोई मतलब नहीं था। एक कार चल रही है, मुझे नहीं मतलब है कितनी बड़ी कार है, कितने पहिए हैं उसमें, हम वस्तु कार के द्रव्यमान की बात करते थे, उस पर लगने वाले बल की बात करते थे, हम उसके वेग की बात करते थे, हम उसके त्वरण की बात करते थे। हमने कभी नहीं कहा कि कार का आकार ऐसा है, इतनी बड़ी कार है, कभी नहीं कहा ऐसा हमने एक बॉल को लुढ़का दिया फर्श पे, हम बॉल को लुढ़का के देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गेंद आगे जा रही है, बॉल आगे जा रही है। हमने ये बात नहीं की कि छोटी बॉल है या बड़ी बॉल है, हमने उसको छोटी सी वस्तु मान लिया, बिंदु द्रव्यमान हमने मान लिया। हमने बॉल को ऊपर फेंका, हमने कहा कि बॉल ऊपर जब फेंकने हैं तो ऐसे जा रही है, फिर वापस लौट के ऐसे आ जाती है। लेकिन क्या अभी कभी हमने ये सोचने की कोशिश की कि यार ये जब वस्तु, ये गेंद ऊपर जा रही है तो इस साथ में घूम भी तो रही है, मतलब इसमें घूर्णन गति भी है। जब बॉल को हमने फर्श पे लुढ़काया है, गेंद को फर्श पे लुढ़काया है, तो आगे चलने के साथ साथ घूम भी तो रही है। हमने इसकी कोई बात नहीं की बच्चों, जब हम इन सब बातों की बात करेंगे, इन घूमने वाली बातों की बात करेंगे कि वस्तु ऊपर जा रही है तो वो घूम भी रही है, बॉल आगे बढ़ रही है तो वो घूम भी रही है, कार का पहिया घूम भी रहा है, आगे भी चल रहा है, तब हम इन वस्तुओं को कण नहीं मान सकते, बिंदु द्रव्यमान मान के काम नहीं चल सकता। जैसे ही घूर्णन गति आएगी, हम घूर्णन गति के बारे में बात करेंगे, तब हम वस्तु को उतना ही मानेंगे जितना वो है। हमें उसकी त्रिज्या की भी बात करनी पड़ेगी, हमें उसके आकार की भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक घूर्णन गति नहीं है, तब तक हम हर एक वस्तु को एक छोटी सी वस्तु मान सकते हैं, छोटा सा द्रव्यमान मान सकते हैं, और एक बिंदु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक बिंदु है, कार का सारा द्रव्यमान यहाँ रखा है। हम इसी बिंदु को बच्चों द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। मतलब द्रव्यमान केंद्र तभी तक हम पढ़ सकते हैं जब तक वस्तु की घूर्णन गति के बारे में बात ना की जाए। वस्तु को केवल स्थानांतरीय गति को दिखाया जा रहा है कि भाई वस्तु सीधी सीधी चल रही है, गेंद को ऊपर फेंका गया है, तब गेंद कितनी भी बड़ी हो हम उसको एक बिंदु मान लेंगे, और गेंद का सारा द्रव्यमान, उस कार का सारा द्रव्यमान हम उस एक बिंदु पे दिखा देंगे। इसी बिंदु को बच्चों द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ऐसा सच में बिल्कुल नहीं है कि हम किसी वस्तु के सारे द्रव्यमान को एक बिंदु पे रख दें ना, ये केवल एक मानी हुई चीज है। मतलब द्रव्यमान केंद्र ऐसा कोई बिंदु नहीं है सच में कि सारा का सारा द्रव्यमान वहां रखा है। ये एक मानी हुई चीज है, और ये तभी तक काम करेगी जब तक हम स्थानांतरीय गति की बात करेंगे, और घूर्णन गति आते ही इस द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा हमारे लिए गलत साबित होने लगेगी। तो बच्चों परिभाषा लिखते हैं, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि द्रव्यमान केंद्र क्या है। परिभाषा लिखते हैं एक बार, किसी निकाय के लिए एक
एक ऐसा बिंदु जहां निकाय के समस्त द्रव्यमान को, सारे द्रव्यमान को, समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है, केंद्रित माना जा सकता है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, माना जा सकता है, माना जा सकता है। तथा उस बिंदु की गति, उस बिंदु की गति निकाय की गति को प्रदर्शित करती है, निकाय की गति को प्रदर्शित करती है। ऐसा बिंदु निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ये परिभाषा आप लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे, कहलाता है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट हम तब तक ही सही मानेंगे, तब तक ही लगाएंगे जब तक वस्तु केवल स्थानांतरित गति कर रही है। जैसे ही वस्तु घूर्णन गति करने लगेगी या वस्तु की घूर्णन गति की बात होगी तब हम द्रव्यमान केंद्र को बिल्कुल हटा देंगे, कोई बात हम नहीं करेंगे। क्लियर है मेरी बात? एक बार लिखा हुआ पढ़ते हैं, किसी निकाय के लिए एक ऐसा बिंदु जहां निकाय के समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। ध्यान रखना, सच में नहीं है, केवल मान रहे हैं कि ये हमारी कोई वस्तु है इतनी बड़ी और मैं मान लेता हूँ इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। तो मान लो कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र बच्चों उस निकाय के अंदर, उस निकाय के बाहर और उस निकाय के ऊपर भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाय के अंदर, निकाय के बाहर और निकाय के ऊपर कहीं भी हो सकता है। अगर बच्चों ये कोई वस्तु है और इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो हम ये कहेंगे कि मैं ये मान सकता हूँ स्थानांतरित गति के दौरान ये सारा का सारा द्रव्यमान केवल इस बिंदु पे रखा है क्योंकि ये द्रव्यमान केंद्र है। मान लो बच्चों ये वस्तु ऐसे चल रही है, इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है, तो मैं ये कह दूंगा कि हमारे द्रव्यमान केंद्र का वेग ही 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब मैं पूरी वस्तु को ना देखूं चलते हुए, केवल द्रव्यमान केंद्र पे अपनी नजर रखूं और द्रव्यमान केंद्र को चलता हुआ देख लूं तो मैं कह दूंगा कि पूरा निकाय ऐसे ही चल रहा है जैसे द्रव्यमान केंद्र चल रहा है। ध्यान से देखो, उस बिंदु की गति निकाय की गति को प्रदर्शित करती है। मतलब आप केवल द्रव्यमान केंद्र की गति को देख लो, आप बता दोगे कि निकाय भी उसी प्रकार गति कर रहा है, उसी दिशा में चल रहा है। और बच्चों ये कौन सी गति है? ये केवल स्थानांतरित गति के लिए सत्य है, निकाय की स्थानांतरित गति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि घूर्णन गति में ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, आपने कहा ठीक है, नोट डाल के लिख देंगे। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाय के अंदर व बाहर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आगे हम बात करेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, हम उसको निकालने का तरीका देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो सकता है। जैसे मैं भी आपको बता दूं कि मान लो हमारे पास एक लोहे की रोड है और इस लोहे की रोड का द्रव्यमान केंद्र इसके अंदर ही कहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर ये सीधी है, लेकिन अगर इसी रोड को मैं ऐसे घुमा के रख दूं बच्चों, ऐसे मोड़ के रख दूं तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं आ जाएगा। मतलब इस रोड का द्रव्यमान केंद्र इसके अंदर ही है, लेकिन इस रोड का जब इसको घुमा के हमने रख दिया, इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं बाहर आ गया है। तो ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान केंद्र निकाय के अंदर, निकाय के बाहर कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अंदर ही होगा। ठीक है, लिख लेना। दूसरी बात बच्चों, एक होता है द्रव्यमान केंद्र जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा एक होता है गुरुत्व केंद्र। ठीक है, आप कभी भी ये मत कहना कि द्रव्यमान केंद्र ही गुरुत्व केंद्र है या गुरुत्व केंद्र ही द्रव्यमान केंद्र है। दो अलग अलग चीजें हैं।
द्रव्यमान केंद्र अलग चीज है, गुरुत्व केंद्र अलग चीज है। गुरुत्व केंद्र की अब यहाँ भी कोई बात नहीं करने वाले, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि दोनों अलग अलग चीज है। द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र नहीं है। हाँ, छोटी वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही बिंदु पे होता है, दोनों एक ही जगह होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आकार बढ़ने लगता है, द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र की स्थिति में थोड़ा सा फर्क आने लगता है। लेकिन अपने डेली लाइफ में जो हमारे आसपास की चीजें हैं, उनके सब के लिए हम ये मान सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही बिंदु पे होते हैं। लेकिन मन में ये डाउट मत रखना कि दोनों एक ही चीज होते हैं। द्रव्यमान केंद्र अलग है और गुरुत्व केंद्र अलग है। आपने कहा हमें ये बात समझ आ गई है। हमें क्यों जरूरत पड़ी द्रव्यमान केंद्र की, ये भी हमें समझ आ गया। क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी वस्तु एक स्थानांतरित गति कर रही है तो हमें उसके आकार, उसकी आकृति से कोई मतलब नहीं है। तो हम उसके आकार आकृति को हटा के पूरी तरीके ये मान लेंगे कि ये पूरी वस्तु एक छोटी सी जगह बिंदु पे रखी हुई है। उसी बिंदु को हमने द्रव्यमान केंद्र बोला। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों में ये आपसे 2 मिनट ये बात कर लेता हूँ कि जब घूर्णन गति होने लगती है तब द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा क्यों गलत साबित हो जाती है। हम क्यों नहीं मान सकते कि सारा का सारा द्रव्यमान एक ही बिंदु पे रखा है। बच्चों आपके सामने मान कर है कि आप बॉल इमेजिन करो, आपके साथ में एक गेंद है। एक गेंद को आपने ऐसा फेंका। अगर आप केवल ये देखना चाहते हो कि वस्तु गेंद ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, तो हमें गेंद की आकार आकृति से कोई मतलब नहीं है। हम एक बिंदु को देखेंगे, उसी पे उसके सारे द्रव्यमान को रुका हुआ मान लेंगे, जिसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। लेकिन एक बात तो मुझे बताओ, लेकिन अगर मैं गेंद की घूर्णन गति को भी देखना चाहता हूँ कि वो घूम के ऊपर जा रही है, तो मुझे एक बात बता दो, क्या हर प्रकार का कण एक ही तरीके से घूम रहा है? हाँ कहोगे नहीं। आप ध्यान से देखो, अगर मैं गेंद को ऐसे घुमाऊं, आपके सामने अगर मेरे पास एक गेंद होती तो मैं उसको ऐसे घुमाता, तो ध्यान से देखो, ये जो ऊपर वाला बिंदु है ये आगे की तरफ जा रहा है और नीचे वाला बिंदु पीछे की तरफ आ रहा है। मतलब हर कण की अपनी एक अलग घूर्णन गति है। तो बच्चों ये जो परिभाषा कहती है उस बिंदु की गति निकाय की गति को प्रदर्शित करती है। तो ध्यान से बताओ, क्या एक बिंदु हर एक कण की गति को प्रदर्शित कर रहा है? नहीं, यहाँ तो 2 ही कण मैंने देखे होंगे, एक कण आगे जा रहा है, एक पीछे आ रहा है। ये 2 कण ही अलग अलग प्रकार की गति कर रहे हैं। इसलिए यहाँ द्रव्यमान केंद्र वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। ध्यान रखना, द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट केवल स्थानांतरित गति, सीधी सीधी गतियों के लिए चलेगा, ना कि घूमने वाली गतियों के लिए। ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया बहुत हो गया, हमने समझ लिया, आगे बढ़ो और ये बताओ किस द्रव्यमान केंद्र को निकालने कैसे, कहाँ है, हमें कैसे पता चलेगा कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ है किसी वस्तु का। मैंने कहा हम आपको सिखाएंगे, हम मिलकर सीखेंगे कि किसी वस्तु, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैं हेडिंग लगा देता हूँ, द्रव्यमान केंद्र, या कहते हैं हेडिंग लगाएंगे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। चलिए हेडिंग लगाइए, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों हमने ये बात कर ली कि द्रव्यमान केंद्र क्या है। अब हमें ये पता करना है कि द्रव्यमान केंद्र होता कहाँ है। हमें एक निकाय दे दिया जाएगा, हमें कह दिया जाएगा एक गोला यहाँ रखा है, एक गोला यहाँ रखा है, एक गोला यहाँ रखा है, इनका कुछ द्रव्यमान है, तो बताओ इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है। हमें एक कागज की शीट दे दी जाएगी, हमें पूछा जाएगा कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है। तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि द्रव्यमान केंद्र को ढूंढा कैसे जाए, ये पता कैसे किया जाए कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ है। बच्चों उसके लिए हमें 2 प्रकार के निकाय मिलेंगे। एक ऐसा निकाय मिलेगा जिसमें द्रव्यमान हर जगह ना होके कुछ बिंदुओं पे रखा होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसके अलावा यहाँ कोई द्रव्यमान नहीं है। ऐसे निकाय को जिसमें द्रव्यमान कुछ बिंदुओं पे रखा होता है, हर जगह फैला हुआ नहीं होता, उसको विविक्त द्रव्यमान निकाय बोलते हैं। विविक्त द्रव्यमान निकाय इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। और बच्चों कुछ निकाय ऐसे मिलेंगे जिसमें द्रव्यमान हर जगह फैला हुआ है, जैसे ही हमारा बोर्ड है, हमारा कागज का टुकड़ा है, उसमें द्रव्यमान हर जगह है। ऐसे निकाय को सतत द्रव्यमान निकाय कहते हैं। हम 2 अलग अलग प्रकार के निकायों का द्रव्यमान केंद्र निकालना सीखेंगे। आज के वीडियो में केवल विविक्त द्रव्यमान निकायों का द्रव्यमान केंद्र निकालना ही सीखा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे आप ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, और इसमें जो पहला पॉइंट बनेगा बच्चों वो बनेगा विविक्त
द्रव्यमान विविक्त द्रव्यमान निकाय का द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास ऑफ आ डिस्क्रीट मास सिस्टम हमें कहा गया बच्चों कि ये हमारा कोई एक्स अक्ष है, हमारा कोई एक्स अक्ष क्या एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है, और ये हमारा कुछ इस प्रकार जो बाहर की तरफ आ रहा है ये हमारा जेड अक्ष है। हमने कहा बच्चों हमारा एक निकाय है, और निकाय कैसा है, विविक्त है, मतलब हर जगह द्रव्यमान ना होके कहीं कहीं द्रव्यमान रखा है। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ये पहला द्रव्यमान है m1 और ये दूसरा द्रव्यमान है m2, और हमने कहा m1 जिस बिंदु पे रखा हुआ है उसके निर्देशांक है x1, y1, z1, और m2 जहां रखा है उसके निर्देशांक है x2, y2, z2। आपने कहा ठीक है बच्चों, अगर मैं इस मूल बिंदु को यहां मिला दूं तो आप सबको पता है इसको हम स्थिति सदिश बोलते हैं, तो हमने इसको R1 बोला। जिन बच्चों ने सदिश पढ़ा हुआ है उनको इसके बारे में पता है, उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं इसको यहाँ मिला दूं तो ये M2 का स्थिति सदिश होगा, हमने इसको R2 बोल दिया। बच्चों दो कणों ने मिलके, दो द्रव्यमान ने मिलके एक निकाय की संरचना की है जिसको हम विविक्त द्रव्यमान निकाय बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं ये है और इस सारी जगह मास फैला हुआ नहीं है। हमने कहा इसका द्रव्यमान केंद्र हमने यहाँ मान लिया कि ये इसका द्रव्यमान केंद्र है, मैंने इसको लिखा CM, CM मतलब सेंटर ऑफ मास। और जहां ये रखा है इसके निर्देशांक मैंने मान लिए XCM, YCM और ZCM। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ मिलाया तो ये जो हमारा बना ये बनेगा हमारा RCM, मतलब द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। क्या बनेगा, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। सदिश स्वरूप में मैंने पढ़ा बच्चों कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x1, y1, z1 है तो उसका जो स्थिति सदिश होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। किसी बिंदु के निर्देशांक x2, y2, z2 है तो उसका स्थिति सदिश इस तरीके से लिखा जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। और जिसका निर्देशांक XCM, YCM, ZCM है उसके स्थिति सदिश को लिखा जाएगा RCM बराबर XCM I कैप, YCM J कैप, ZCM K कैप। अब जिन बच्चों को ये भी नहीं पता कि I कैप, J कैप, K कैप क्या है तो उसको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले सदिश पढ़े जाके, ठीक है। अब बच्चों एक कण M1 है, एक कण M2 है, दोनों ने एक निकाय बनाया। निकाय का द्रव्यमान केंद्र ये है CM लिखा जिसको हमने, और जिसका स्थिति सदिश RCM है। तो मैं अब आपके सामने कुछ फॉर्मूला लिखने वाला हूं, आप उनको बिना सोचे समझे याद करेंगे। ये नहीं सोचना है कहां से आए हैं, बताऊंगा मैं कहां से आए हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आए कहां से हैं। आप सीधा याद करेंगे कि जो ये RCM होता है ना, RCM इसका फॉर्मूला होता है M1 R1 प्लस M2 R2 बटे M1 प्लस M2। अगर बच्चों ये तीन कण होते तो आप इसमें M3 R3 करके नीचे भी M1 प्लस M2 प्लस M3 कर देते। 10 कण होते तो चलाते जाते ऐसे। आपने कहा ठीक है, ये याद हो गया। ध्यान रखो बच्चों, यहाँ मैं वेक्टर लगा रहा हूँ, इनके ऊपर सदिश लगा रहा हूँ क्योंकि सदिश है। अब मैं आपको कहूं कि मुझे इस XCM का भी लिख के दिखाओ तो आप कहोगे XCM बनेगा, XCM ध्यान से सुनना, XCM बनेगा M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। जिसके मन में ये आ रहा है कि आए कहां से बताऊंगा, लेकिन आप पहले याद करेंगे इनको। YCM क्या होगा, YCM आप कहोगे M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। मैंने आपसे पूछा बताओ ZCM क्या होगा, आपने झट से बताया M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं है, बहुत आसान है, एक याद हो जाएगा तो सारे याद हो जाएंगे। R है तो R बोल रहा हूँ, X है तो X बोल रहा हूँ, Y है तो Y बोल रहा हूँ, Z है तो Z बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है। अब मैंने कहा भैया लिख तो लिया, याद भी हो गए, हमें मतलब बताओ इनका मतलब क्या है। मैंने कहा मतलब सिर्फ इतना है
कि ये जो RCM है ये हमारे द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। ठीक, ये एक्सियम क्या है, मैंने कहा हर सदिश के 3 घटक होते हैं, x घटक, y घटक, z घटक। जैसे हम बलों को लिखते थे F बराबर Fxi कैप, Fyj कैप प्लस Fzk कैप, ऐसे ही इस R के भी 3 हिस्से हैं, एक्सियम, ycm और zcm। इसको बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र का x घटक, द्रव्यमान केंद्र का x घटक। ये क्या है, ये y घटक है जो नीचे लिखा है, ये क्या है, ये z घटक है, और ये खुद क्या है, ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। क्या है ये, आप कहेंगे ये निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। आपको ये चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए, 4 के 4, ये भी। ध्यान ये रखें कि जब मैं R की बात कर रहा हूं तो वेक्टर लगा रहा हूं, x, y और z के साथ वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ये घटक हैं और इन घटकों की दिशा i कैप, j कैप, k कैप खुद बताएगा, यहां वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। याद करेंगे फॉर्मूला। i कहां से है बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अभी वीडियो के लास्ट में सिर्फ 5 मिनट में आपको इसका डेरिवेशन सिखा दूंगा, बहुत आसान है, लेकिन उस डेरिवेशन को तभी करना अगर आपके स्कूल में कराया है। नहीं कराया है तो मैं बिल्कुल जरूरत नहीं, हमें इन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। हाँ, नॉलेज के लिए देख सकते हैं कि कैसा आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, और उन क्वेश्चन से भी कुछ नए कॉन्सेप्ट हम निकाल लेंगे। देखो इतना बढ़िया चैप्टर है कि यहाँ क्वेश्चन में तो कॉन्सेप्ट लगेगा ही, उन क्वेश्चन से भी कॉन्सेप्ट निकलेंगे। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे निकलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आसान सा, बहुत आसान सा पहला क्वेश्चन है बच्चों। हमें ये कहा गया हमारे पास 2 द्रव्यमान है, पहला है हमारा 2 kg और दूसरा है हमारा 3 kg, और जहां ये रखा है m1, उसका स्थिति सदिश हमारा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप है, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। और m2 जहां रखा है उसका स्थिति सदिश है बच्चों i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और हमें कहा गया है कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश निकालो, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात करो, स्थिति सदिश ज्ञात करो। आपने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश अभी लिख के आए आप, RCM, RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आपने कहा ठीक है, m1 कितना है 2, r1 कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, m2 कितना है, m2 है 3 किलोग्राम। अच्छा जी, ये कितना है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, बटे में आएगा m1 प्लस m2, 2 और 3 आ जाएगा 5, यह जाएगा 2 दूनी 4i कैप और 3i कैप 7i कैप माइनस 2j प्लस के 6j, तो प्लस 6 में से 2 गया तो प्लस 4j बचेगा, 2 चौक 8 माइनस 3, यह जाएगा 5k कैप और बटे में आ जाएगा 5, चाहे अलग करके लिख लो, 7 बटे 5 i कैप, 4 बटे 5 j कैप, 5 से 5 गया तो 1 k कैप। ये बच्चों हमारा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आया। ठीक है, ऐसे सवाल हमें पूछ लेंगे, 3 भी दे देंगे, एक और जोड़ देंगे, तो यहाँ कर देंगे आप m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, ऐसा हमें करना है। ये पहला सवाल था बच्चों। आप कहोगे यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट, मैंने कहा नहीं, यहाँ कॉन्सेप्ट लगा है, यहाँ से कोई नया कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिला है। हमने कहा ठीक, सुना क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक रोड है, इस रोड का अपना कोई द्रव्यमान नहीं है, और इस रोड के यहाँ एक 10 किलोग्राम का कोई गोला रखा है, छोटा सा बना के दिखा दिया, और यहाँ 5 किलोग्राम द्रव्यमान का गोला रखा है, हमने बना दिया। और हमें कहा गया कि इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी 2 मीटर है बच्चों। कितनी है, 2 मीटर। हमें कहा इसका द्रव्यमान केंद्र निकाल लो। क्या निकाल लो, द्रव्यमान केंद्र। अब ये नहीं बोला कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाल लो, ये कुछ निकाल लो, कुछ नहीं, बस ऐसे बोल दिया कि यहाँ 10 किलोग्राम है, यहाँ 5 किलोग्राम है, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो बताओ द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाल लो।
आप कहेंगे भैया इसको कैसे निकाल लें, यहाँ तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया। मैंने कहा इस घबराने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से किसी एक को मूल बिंदु मान लो। अगर ये नहीं बोला है कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहां से बतानी है, मान लो क्वेश्चन में ये कह देता कि 5 किलोग्राम से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताओ, या ये पूछ लेता कि द्रव्यमान केंद्र 5 किलोग्राम से कितनी दूर है, तो बच्चों आप इस 5 किलोग्राम को मूल बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं? मूल बिंदु। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो किसी को भी मान लो। 10 केजी से पूछता तो 10 केजी को मूल बिंदु मान लो। मैंने इसको मूल बिंदु मान लिया 0 0। अब आप कहोगे 3 क्यों नहीं लिखे एक्स वाई जेड? मैंने कहा भाई एक बोर्ड के ऊपर बना है तो इसका मतलब 2 ही होगा, 2 वी में होगा, इसमें एक्स वाई की बात ही कर रहा होगा। मैंने कहा मान लो ये एक्स अक्षी है, तुम कहोगे अगर ना मानने, मैंने कहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको y मान लो, इसको z मान लो। लेकिन सबसे आसान मुझे दिख रहा है कि x अक्ष है, तो x अक्ष पे हम कितना आगे गए 2, तो ये बन जाएगा हमारा 2,0। ये बिंदु 0 0, x में हम 2 आगे गए, y में हम कहीं नहीं गए, तो y 0 ही रहेगा, तो ये आ गया। हमने कहा अब निकालते हैं द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। अब बच्चों हम निकाल लेंगे एक्सीएम। अब हम ये r वाला फॉर्मूला नहीं निकाल लेंगे। हमने कहा एक्सीएम होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा m1 कौन है? मैंने कहा लो इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो। जैसे ये m1 हुआ ये बनेगा x1 y1, ये m2 है तो ये बनेगा x2 y2। आपने कहा m1 10, x1 0, m2 5, x2 2, m1 प्लस m2 10 और 5 15, ये 0 हो गया, 5 दूनी 10, 10 बटे 15, 5 से गया तो आ जाएगा 2/3 या 0.67। भाग करके देखेंगे तो ये आ जाएगा। ये किसका मान आया है? ये एक्सीएम का मान आया। बच्चों YCM कितना आएगा? आप कहेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। जैसे ही आपने देखा कि y1 भी 0 y2 भी 0, तो इसका मतलब YCM कितना आ गया? 0। बच्चों यहां से आपको एक चीज सीखनी है कि अगर दो द्रव्यमान एक सीधी रेखा पे रखे हैं तो उसका द्रव्यमान केंद्र भी उसी रेखा पे कहीं होगा, उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता। मान लो इस रेखा को मैंने अभी x अक्ष मानना है, तो देखो y का मान कितना है? 0। y का मान 0 होने का मतलब है द्रव्यमान केंद्र x अक्ष पर ही कहीं है, x अक्ष पर ही कहीं है। मतलब अगर दो द्रव्यमान है, केवल दो द्रव्यमान और एक रेखा में रखे हैं, तो उनका द्रव्यमान केंद्र उसी रेखा पे होगा। तीन द्रव्यमान है, तीनों एक ही रेखा पे हैं, तब भी द्रव्यमान केंद्र उसी पे रेखा पे। मान लो अगर बहुत सारे द्रव्यमान एक रेखा पे रखे हैं तो द्रव्यमान केंद्र उसी रेखा पे होगा। ये लाइन कहीं लिख लेना कि बहुत सारे द्रव्यमान अगर एक रेखा पे रखे हैं तो उनका द्रव्यमान केंद्र उसी रेखा पे कहीं होगा। तब हमें y निकालने की जरूरत नहीं है, z निकालने की जरूरत नहीं है, केवल उसको x अक्ष मान के हम एक्सीएम निकाल देंगे। तो हम कहेंगे 0.67 पे रखा है। 0.67 का मतलब है 0.5 से ज्यादा है, मतलब आधे से ज्यादा है। देखो ये 2 मीटर था, हमने मान रखा तो यार 0.67, मतलब ये 0.67 का मतलब है 0.5 से ज्यादा। अगर ये कुल दूरी 2 मीटर है तो ये आधी कितनी होगी? आप कहोगे 1 मीटर। लेकिन ये आंसर तो 1 से भी कम आ रहा है। अगर ये 1 है तो ये 0.5 होगा और 0.6 कहीं यहाँ होगा। तो एक और चीज आपने देखी कि अगर दो द्रव्यमान हैं तो जो द्रव्यमान केंद्र आएगा वो बड़े द्रव्यमान के पास होगा। देखो ये यहाँ, ये द्रव्यमान केंद्र यहाँ है। अगर मैं इसको बोलूँ सेंटर ऑफ मास, तो दो चीजें आप ध्यान रखो। अगर द्रव्यमान एक रेखा पर है तो द्रव्यमान केंद्र उसी रेखा पर होगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं हो सकता। और अगर केवल दो द्रव्यमान है, एक बड़ा द्रव्यमान है, एक छोटा द्रव्यमान के है, तो जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो बड़े द्रव्यमान के पास होगा, बड़े द्रव्यमान, ना कि छोटे द्रव्यमान के पास। अच्छा अगर ये दोनों बराबर हो जाए तब आप कहोगे तब द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में आएगा। मैं करके दिखा देता हूं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 10 किलोग्राम ही मान लूं, अगर मैं इसको 10 किलोग्राम मान लूं तो ये 10 गुना 0 हो गया, ये 10 गुना 2 होगा। 10 गुना 2 का मतलब होता है 20, ठीक है, और बटे में आ जाएगा 10 प्लस 10, ये आ जाएगा 20, 20 बटे 20 आ जाएगा 1 मीटर पे आ जाएगा। मतलब बिल्कुल बीच में द्रव्यमान केंद्र होगा। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट निकलेंगे। इस क्वेश्चन से 3 कॉन्सेप्ट आए। पहला, अगर बहुत सारे द्रव्यमान 2 या 2 से ज्यादा एक ही रेखा पर हैं तो उनका द्रव्यमान केंद्र उसी रेखा पे होगा, पक्का, ठीक है।
दूसरी बात, अगर दो द्रव्यमान हैं और दोनों बराबर हैं तो उनका द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में होगा, उनको मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल बीच में होगा। लेकिन अगर दो द्रव्यमान हैं, एक द्रव्यमान बड़ा है एक द्रव्यमान छोटा है, तो द्रव्यमान केंद्र हमेशा बड़े द्रव्यमान के पास होगा, बड़े द्रव्यमान के पास होगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, कुछ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और यहां से भी मैं आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, कैसे निकालना है द्रव्यमान केंद्र? आपने कहा जितने भी द्रव्यमान हैं उनमें से किसी एक को मूल बिंदु मान लो, फिर देख लो कि बिंदु क्या क्या बनेंगे और फॉर्मूला लगा दो एक्स वाई जेड वाला। अगर एक ही पे हैं तो भाई वाई जेड निकालने की जरूरत नहीं है, केवल एक्स से ही काम चल जाएगा। मैंने कहा तीसरा क्वेश्चन, और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये हमारा एक द्रव्यमान m1 है और ये द्रव्यमान m2 है और इनके बीच की दूरी d है। मैंने कहा द्रव्यमान केंद्र निकाल लो। आपने कहा भैया अभी हम सीख के आए कि दो द्रव्यमान हैं, एक ही रेखा पे हैं, तो द्रव्यमान कहीं वहीं उसी रेखा पे होगा। हमने कहा ठीक है, हम मान लेते हैं कि अच्छा मानते नहीं है, चलो निकाल के देखेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा कि इनमें से किसी एक को मूल बिंदु मानना। मैंने इसको मूल बिंदु मान लिया, मतलब ये 0 0 है, ये इसी रेखा पे है। कितना आगे है d, तो ये बन जाएगा d, 0। अच्छा इसको ऐसे मान लेते तो इसको y अक्ष मान लेना था आपको, फिर आप कहते कि ये 0 0 है तो ये 0d हो जाता। अगर ऐसे रेखा होती तो इसको z अक्ष मान लेते, लेकिन सबसे आसान हमारे लिए है कि मैं इसको x अक्ष मान लूं। मान लिया मैंने, तो ये 0 0 है तो ये d 0 है। हमने कहा निकाल लो एक्सीएम। आपने कहा एक्सीएम होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने कहा m1 कितना है? आपने कहा m1। x1 कितना है? 0 प्लस m2 कितना है? m2। x2 कितना है? आपने कहा d अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा ठीक है, ये 0 हो गया तो ये आ जाएगा m2d अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा एक्सीएम आया। क्या आया? एक्सीएम। क्या वाईसीएम निकालने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं, y1 भी 0 है, y2 भी 0 है, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो वाईसीएम तो खुद ही 0 हो जाएगा और जेडसीएम भी 0 हो जाएगा, हमें इनको निकालने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, ये हमने एक्सीएम निकाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये एक्सीएम आपने कहां से निकाला? आपने कहा भैया हमने m1 को मूल बिंदु माना। अगर मैं m2 को मूल बिंदु पे मान लूं, m2 को मूल बिंदु पर मानने पर, ये हमने कैसे किया? m1 को मूल बिंदु पर मानने पर। आपने कहा ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही अब हमने इसको मूल बिंदु माना तो ये 0 0 हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। अच्छा जी, अगर ये 0 0 है तो ये इधर है तो ये तो 0 ही रहेगा, नहीं एक्स अक्ष है ना, तो इधर आया तो मैंने इसको -d मान लिया। माइनस का मतलब बच्चों केवल दिशा से है कि दिशा इधर है, तो ये नेगेटिव में जा रहे हैं तो इसको -d मान लिया और इसको मैंने 0 मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस केवल दिशा बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। मैंने कहा अब निकाल लो एक्सीएम। एक्सीएम कितना आएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा m1 कितना? m1। x1 कितना? -d प्लस m2 कितना? m2। x2 कितना? 0 अपॉन m1 प्लस m2, तो यह आ गया हमारा -m1d अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों इस माइनस का मतलब केवल इतना है कि ये बताएगा कि जहां आपने मूल बिंदु माननी है आपको उसके बाईं ओर चलना है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि आपने इसको माइनस लिया। अगर आप इसको प्लस ले लेते तो यहां भी प्लस आ जाता। अब आप ध्यान से देखें कि दोनों बार x का मान अलग अलग दिखाई दे रहा है। जब मैंने m1 को मूल बिंदु माना तो देखो m2d अपॉन m1 प्लस m2 आया है। जब मैंने m2 को मूल बिंदु माना तो ये m1d अपॉन m1 प्लस m2 आया है। इसका मतलब दोनों अलग अलग आंसर है। आपने कहा क्या भैया ऐसा हो सकता है क्या कि द्रव्यमान केंद्र अपनी स्थिति बदल ले? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आंसर कैसे अलग अलग आ रहा है? ध्यान से सुनो जो मैं बताने वाला हूं। x के मान अलग अलग आने पर, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के लिए ये x के मान अलग अलग आने पर ये बिल्कुल कतई नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र खिसक गया है। द्रव्यमान केंद्र जहां था
वो वहीं रहेगा, क्योंकि आप उसको कहीं और से बैठ के देख रहे हो। पहले आपने यहां से बैठ के देखा था तो वो आपको कहीं और दिखाई दे रहा है, आपने फिर बाद में यहां से बैठ के देखा तो वो कहीं और दिखाई आपको दे रहा है, लेकिन वो है वहीं जहां वो है। ये क्या मतलब है? मैंने कहा सुनो, मान लो कोई आदमी यहां बैठा है, मैं इस बी को पूछूं कि बी भाई ये बता ये ए कहाँ है, बी ने कहा ए तो मेरे बाईं ओर है, सही बात है। लेकिन जब मैंने सी को पूछा कि सी भाई तू बता ए कहाँ है, सी कहेगा ए तो मेरे दाईं ओर है। तो क्या ए अपनी जगह से उठ के भाग रहा है क्या कि भाई मुझे बी के बाईं ओर रहना है, सी के दाईं ओर रहना है? आपने कहा नहीं, ए तो वहीं के वहीं है, लेकिन जैसे ही देखने वाला बदलता है उसको उसकी स्थिति अलग दिखाई देती है। तरीका यही है यहां भी कि आपको बस देखने का तरीका बदलना है। आपको लगेगा कि द्रव्यमान केंद्र कहीं और है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र वहीं रहेगा जहां वो है, क्योंकि आप अलग जगह से उसको देख रहे हैं, तो इसलिए स्थितियां अलग अलग आ रही है। अगर दो बच्चे एक सवाल को अलग अलग तरीके से करें, ये एक यहां से बैठ के देखे, एक यहां से बैठ के देखे, तो उनके दोनों के आंसर अलग आएंगे। किसी का x का मान कुछ और आ जाएगा, किसी का x का मान कुछ और आ जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र अपनी जगह से हिल गया है, वो वहीं है, वो देखने वाला पद अलग है, देखने वाला अलग है, इसलिए आंसर अलग आ रहा है, वरना द्रव्यमान केंद्र तो वहीं है जहां वो पहले से था। आपने कहा ठीक है। तो भैया एक तो कॉन्सेप्ट ही समझ आया यहाँ से कि द्रव्यमान केंद्र को अलग अलग जगह से देखने पे वो आपको अलग अलग जगह उसकी कैलकुलेशन अलग अलग आएंगी, लेकिन वो होगा उसी जगह। दूसरी बात, यहां से एक ट्रिक हमने बनाते हैं बच्चों कि मान लो आपके पास दो द्रव्यमान है m1 m2 और इनके बीच की दूरी d है, और मुझे अब आपको इसका द्रव्यमान केंद्र बताना है। क्योंकि एक ही रेखा पे है तो मैं मान लेता हूं ये x अक्ष पे है, तो मुझे XCM पे बताना है। अब तक हम ये करते थे कि हम इनमें से किसी एक को मूल बिंदु मानते थे, तब आंसर लिखते थे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर दो द्रव्यमान हमें दिखाई दिए, केवल दो, तब उनमें से किसी एक को हम मूल बिंदु मान लेंगे। मान लो आपने मूल बिंदु m1 को मानना, तो आप आंसर लिखेंगे m2d अपॉन m1 प्लस m2। देखना m2d अपॉन m1 प्लस m2। हाँ, और अगर आपने इसको मूल बिंदु माना तो आप लिखेंगे क्या m1d अपॉन m1 प्लस m2। और ये बराबर लिखने का मतलब ये कतई नहीं है कि दोनों बराबर हैं, ये अलग अलग आंसर आ सकते हैं, ये 1 मीटर आ जाए, 2 मीटर आ जाए। देखो m1d अपॉन m1 प्लस m2। हाँ, ये कहाँ गया माइनस? माइनस केवल दिशा बता रहा है कि इधर जाना है या इधर जाना है बस, वरना कैलकुलेशन में जो नंबर आएगा, मान लो 0.6 आया है तो वो 0.6 ही आएगा, वो प्लस माइनस हो सकता है बस। आपने कहा ठीक है, ये तो बड़ा आगे बढ़िया मजा आ गया भाई। मैंने कहा बताओ, ये 2 kg ये 3 kg, इनके बीच की दूरी है 0.5 मीटर, तो बताओ द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? आपको भैया आप मुझे बता दो कि किसको मूल बिंदु मानूं। मैंने कहा तेरी मर्जी। तूने कहा कि मैं 2 मीटर 2 को मानूंगा, तो हम लिखेंगे क्या 3 गुणा 0.5, 3 प्लस 2 5, ये गया 3 गुणा 0.1, यह जाएगा 0.3 मीटर, है ना। मान लो तू कहता कि 3 को मानेंगे मूल बिंदु, तो आप लिखेंगे कि 2 गुणा 0.5 बटे दोनों का योग 5, यह जाएगा 0.2। जो पहले 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए बच्चों, पहले से तो चलो कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिला, दूसरे से हमें पता चला कि बहुत सारे द्रव्यमान एक ही रेखा पे होने पर उनका द्रव्यमान केंद्र भी उसी रेखा पे होता है। 2 द्रव्यमान बराबर हैं तो द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में होगा। 2 अलग अलग द्रव्यमान हैं तो द्रव्यमान केंद्र बड़े द्रव्यमान के पास होगा। और अगर तीसरे सवाल से हमने सीखा कि 2 द्रव्यमान है m1 m2, इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो अगर मैंने m1 को मूल बिंदु मानना है तो सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र आएगा m2d अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं m2 को मूल बिंदु मानूंगा तो आंसर आएगा m1d अपॉन m1 प्लस m2। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इसी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। अब हम 3 द्रव्यमान लेंगे और इन 3 द्रव्यमान को हम एक त्रिभुज के शीर्ष पर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कि ये त्रिभुज है। बच्चों बिल्कुल मत मानना कि ये कोई रोड लगी हुई है, ये सिर्फ दिखाया गया एक त्रिभुज है, वरना यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ द्रव्यमान है, ना, यहाँ कुछ नहीं है। हमने यहाँ रख दिया एक
2 किलोग्राम का गुटखा, कुछ भी रख दिया, यहाँ रख दिया हमने 3 किलोग्राम का, यहाँ रख दिया हमने 4 किलोग्राम का। हमें कहा कि बताओ इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। अब बच्चों ये सारे एक रेखा पे नहीं है, अब यहाँ मुझे x भी निकालना पड़ेगा, y भी निकालना पड़ेगा। आपने कहा सबसे पहला स्टेप होता है मूल बिंदु बनाओ। कई बार क्वेश्चन में खुद बता देता है कि आप द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यहाँ से बताओ 3 किलोग्राम से, तो आपको 3 किलोग्राम को ही मूल बिंदु मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लो उसने कह दे 4 किलोग्राम से, तो आपको 4 किलोग्राम को मूल बिंदु मानना है। आपको कह दे 2 किलोग्राम से, तो फिर 2 किलोग्राम को मानो, लेकिन यहां नहीं कहा है तो मैं इसको मूल बिंदु मान लेता हूं। और ये कहा गया है कि इस त्रिभुज की जो भुजा है वो L है, ये समबाहु त्रिभुज है L L L, और L का मान हम बाद में लिख देंगे, कितना लिख दें भाई, हाँ लिख दूं क्या, 2 मीटर। आपने कहा ठीक है लिख दो। तो मैंने कहा ये 0 0 है, अगर ये L है तो ये x अक्ष है, x अक्ष पे x बढ़ेगा तो ये आ जाएगा L0। आपने कहा ठीक है, ये हमारी y अक्ष है, मुझे ये तो पता चल गया ये 0 0 है, ये L0 है, ये कितना है, मुझे तो इसकी स्थिति पता करनी है ना। आपने कहा भैया एक बात बताओ, अगर ये L है ना तो ये L/2 होगा ये, और अगर ये L/2 है तो ये यहाँ का जो x निर्देशांक बनेगा वो L/2 बनेगा। मैंने कहा हाँ बढ़िया बात है, लेकिन ये कितना बनेगा, मैंने कहा ये कितना बनेगा, सुनना ध्यान से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो उसका हर एक कोण 60 डिग्री होगा, और अगर ये 60 डिग्री है और मुझे ये चाहिए तो ये कहीं ना कहीं लंब बन रहा है, और मुझे पहले से क्या पता है, मुझे कर्ण पता है, तो मैंने कहा लंब बटे कर्ण क्या होगा, आपने कहा साइन होगा, और थीटा कितना है, साइन 60 बनेगा। लंब मुझे निकालना है, कर्ण मुझे पता है कितना L, और साइन 60 होता है √3/2, और ये L उधर चला जाएगा, मतलब ये जो आ रहा है ये आ रहा है √3/2L, तो ये बिंदु बनेगा √3L/2, और साथ में आएगा L। अब मुझे तीनों बिंदु पता चल गए, तीनों द्रव्यमान मुझे पता है, तो मैं अब निकाल लूंगा एक्सीएम। आपने कहा एक्सीएम निकालने के लिए m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा ठीक, m1 कितना है, इसको m1 मान लो, तो ये x1 y1 होगा, ये m2 x2 y2, ये m3 x3 y3। m1 है 3, x1 है 0, m2 है 4, x2 है L, और 3 है ना, 3 लिखने पड़ेंगे भाई, ये ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, 3 द्रव्यमान है तो 3 लिखने पड़ेंगे। m3 है कितना, 2, और ये है L/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 4 3 7 और 2 9, यह जाएगा 9, ये 0 हो गया, L कॉमन 2 से 2 गया, यहाँ 4L, यहाँ 1L, 5L/9, L का मान रखा 2, तो आ जाएगा 10/9 मीटर। ठीक है, मतलब ये x का मान आया है, x का। भाई ये पूरा कितना है, ये 2 मीटर है, ये 10/9 का मतलब लगभग 1 है, मतलब बिल्कुल कहीं बीच के आसपास है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे YCM कैसे निकाल लें, m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आपने कहा ठीक, m1 3, y1 0, m2 4, y2 0, m3 2 और y3 ये √3/2L, और बटे में तीनों का योग है 9, 0 0 2 से गया 2, √3L/2, √3L/9, ये 2 से 2 हो गया, L का मान यहाँ 2 डाल लेंगे तो आ जाएगा 2√3/9 मीटर। मतलब y का मान प्लस आया है तो कहीं ऊपर होगा यहाँ। ठीक है, तो मैंने द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाल ली गई, एक्सीएम निकाल लिया, YCM, ZCM निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ Z की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो वो सीधा 0 ही रहेगा, निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपको 2 द्रव्यमान वाला करा दिया, अब हम करेंगे 4 द्रव्यमान वाला। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कुछ द्रव्यमान हैं और वे एक वर्ग पे रखे हैं, ये m है, ये 2m है, ये 3m है और ये 4m है। ठीक है, ध्यान रखना, और इस वर्ग की भुजा दे रखी है a,
ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। आपका को कहा गया है कि द्रव्यमान केंद्र निकाल लो। तो सबसे पहला स्टेप है बच्चों, आपको मूल बिंदु मानना है। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ये मान लिया। क्वेश्चन में खुद कहा कि यहाँ से बताऊं तो उसी को मूल बिंदु मान लेंगे। ठीक है जी, आपने कहा ये मूल बिंदु 0 0, तो ये a है तो ये बनेगा a0। ये ऊपर y में जा रहा है तो y बदलेगा, x 0 रहेगा, y a हो जाएगा तो 0a। यहाँ आगे a, ऊपर a, तो ये आ जाएगा a। आपने कहा ठीक है, निकाल लो भाई द्रव्यमान केंद्र। आपने कहा एक्सियम निकाल लो एक्सियम। एक्सियम कितना? आप कहोगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बच्चों जितने भी द्रव्यमान दिखे उतने ही लिखने, 4 दिख रहे हैं तो 4 लिखेंगे। m1, यह है m1 हमारा, क्योंकि यहां से शुरू कर लेते हैं। 4m गुणा 0, 0 हो गया। 3m गुणा a, मैं लिख देता हूं 4m गुणा 0, x वाली चीजें देखनी है। 3m गुणा a, 3m गुणा a, 2m गुणा a, m गुणा 0, और नीचे आ जाएगा बच्चों m, 2m, 3m, 3 3 6 और 4 10m, 10m आ गया नीचे। ये 0, ये 0, 3m में, 2m में, 5m में बटे 10m, m से गया m तो यह जाएगा a बटे 2, 5 से 10 जाएगा, a बटे 2 आ गया भाई ये। ठीक है, किसका मान आया ये? एक्सियम का। आपने कहा ठीक। अब मुझे YCM निकालना है, YCM m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। m1 कितना है? आपने कहा 4m। अच्छा, क्या इसको ही m1 मानना है? नहीं, आपकी मर्जी, किसी को मान लो, लेकिन जहां m1 मानोगे उसी को x1 y1 मानना। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ की गुणा ये कर दो, ऐसे गलत हो जाएगा भाई। 4m की गुणा y वाले में 0, 3m की गुणा y वाले में 0, 2m की गुणा a में, m की गुणा a में, और बटे में आएगा 10m। हमने कहा 0 0, 2m में, 1m में, 3m a बटे 10m, m से गया m, 3a बटे 10 आ गया। YCM का मान आया 3a बटे 10। ऐसे ही आप कितने भी द्रव्यमान वाला सिस्टम आपको मिलेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगा कर देना है। बच्चों ध्यान से सुनो, थोड़ा सा अंदाजा भी लगा सकते हैं, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ इस लाइन पे कितना द्रव्यमान है? आपने कहा 4m और 1 5m, 5m। यहाँ कितना है? आपने कहा 3m और 2m 5m। देखो मजे की बात, यहाँ इस लाइन पे कितना द्रव्यमान? 5m, इस पे कितना? 5m। मतलब अब अगर मैं दोनों को एक मान लूं, ये 5m ये 5m, तो बराबर द्रव्यमान हुए। और अभी हम पढ़ के आए कि अगर दो बराबर द्रव्यमान का द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में होगा, इन दोनों के बीच की दूरी a है, तो इसका मतलब वो कहीं a/2 पे होगा, और हमारा आंसर a/2 ही आया है। ठीक है ना? देखो अगर मैं दोनों को एक बना दूं, m और 4m 5m, 3m 2m 5m, मुझे नहीं पता कहाँ रखे हैं, लेकिन मुझे पता कि दोनों 5m बन के द्रव्यमान केंद्र पे रखे जाएंगे। इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र कहीं इनके बीच में होगा। आपने कहा हाँ, लेकिन ये m और ये 4m है तो अलग अलग हैं, और द्रव्यमान केंद्र हमेशा बड़े द्रव्यमान के पास होता है, तो इस m और इस 4m का द्रव्यमान केंद्र कहीं यहाँ होगा। आपने कहा जी बिल्कुल होगा। मैंने कहा ये कितना? 2m 3m। आपने कहा 5m, ये 5m हो गया, लेकिन द्रव्यमान केंद्र बड़े के पास होगा तो कहीं यहाँ होगा इसके आसपास। ये 2m है और ये 3m है, लेकिन ये दोनों 5m है, ये दोनों 5m है, तो 5m का द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में होगा, मतलब a/2 पे होगा, ये a/2 पे है। अब आपने कहा कि ऊपर कितना है? 3m और नीचे कितना है? 7m। ऊपर है 3m, नीचे है 7m, तो बराबर होते तो बिल्कुल बीच में आता, लेकिन नीचे ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए 0.3 आया है। a/2 का मतलब होता है 0.5, यह है 0.3, मतलब बिल्कुल बीच में ना होकर कहीं यहाँ है। तो बच्चों अगर मैं इसका द्रव्यमान केंद्र बनाना चाहूँ तो मुझे x में जाना चाहिए 0.5 यहाँ, और y में जाना चाहिए 0.3 यहाँ। यहाँ है इसका द्रव्यमान केंद्र। मान लो थोड़ी देर के लिए ये 2m है, ये 2m है, ये भी 2m है, तो बच्चों ध्यान रखना द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में आता, क्योंकि 2m का बिल्कुल बीच में आता, 2m का बिल्कुल बीच में आता। 2m को मैं यहाँ 4m मान लेता,
2m और 2m को यहाँ मैं 4m मान लेता, ये 4m ऊपर भी 4m नीचे भी 4m बिल्कुल बीच में आता, मतलब ये a/2 ये a/2 पे आता। ऐसे हम अंदाजे भी लगा सकते हैं, वरना फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये आपको बात समझ आ गई है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कुछ ऐसे सतत द्रव्यमानों की जिनका द्रव्यमान केंद्र उनके केंद्र पे ही होता है, मतलब उनके द्रव्यमान केंद्र को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैं यहां हेडिंग लगा रहा हूं, क्या हेडिंग लगा रहा हूं, कुछ एक समान मतलब जिनका द्रव्यमान हर जगह बराबर है। ऐसा नहीं कहीं से प्लेट मोटी हुई कहीं से पतली है, द्रव्यमान हर जगह बराबर फैला हुआ है। कुछ एक समान सतत मतलब द्रव्यमान फैला हुआ है, एक जगह रखा हुआ नहीं है, एक समान सतत वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र, इनको निकालने की जरूरत नहीं है, इन्हें हम याद करेंगे बच्चों। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते, निकाल लेंगे लेकिन याद करेंगे। सबसे पहले मैंने सबसे पहले कहा कि अगर मेरे पास एक रोड है जिसकी लंबाई l है और द्रव्यमान m है और द्रव्यमान हर जगह बराबर है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में होता है, मतलब l/2 पे होता है। कहाँ होता है? l/2 पे। तो मैं ये कर सकता हूं कि इस रोड को हटा के इस रोड का कितना द्रव्यमान है उतना यहां रख दूं, छोटा सा द्रव्यमान बना के। भाई द्रव्यमान केंद्र है क्या? एक ऐसा बिंदु जहां हम उस वस्तु के सारे द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस रोड का सारा द्रव्यमान यही है ना, इस रोड का द्रव्यमान हर जगह फैला हुआ है, लेकिन मैं इस रोड के द्रव्यमान को यहां मान सकता हूं जब तक मैं स्थानांतरिय गति की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। दूसरा बच्चों, एक हम लेंगे एक रिंग मतलब जिसको हम जैसे हमारे हाथ में पहनने वाली अंगूठी होती है, या हमारे हाथ में जो लड़कियां पहनते हैं चूड़ी, या लड़के कड़ा पहनते हैं, वो ऐसे। क्या यहां द्रव्यमान होता है? नहीं होता है। इसको इंग्लिश में रिंग बोलते हैं बच्चों, रिंग। ठीक है, इस रिंग का द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो यहाँ होता है बिल्कुल बीच में। तो यहां से एक बात और पता चल गया आपको कि द्रव्यमान केंद्र निकाय के अंदर भी हो सकता है और द्रव्यमान केंद्र निकाय के बाहर भी हो सकता है। क्या यहाँ कोई द्रव्यमान केंद्र है? क्या यहाँ कोई वस्तु है? क्या आपने कहे यहाँ तो चूड़ी रखी हुई है, ये चूड़ी कड़ा रखा हुआ है और यहाँ तो कोई द्रव्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी इसके केंद्र पे हमने द्रव्यमान केंद्र मानना। आज के बाद कभी पूछूं कि किसी रिंग का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, तो आप बताओगे उसके केंद्र पे। भले ही यहाँ द्रव्यमान नहीं है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र यही है। ऐसे ही बच्चों हमारी एक डिस्क होती है, डिस्क जिसको वलय बोलते हैं। वलय और रिंग में फर्क ये है कि ये यहाँ द्रव्यमान नहीं होता, केवल इस लाइन पे द्रव्यमान होता है और यहाँ हर जगह द्रव्यमान फैला हुआ है। जैसे आप वो सीडी देखते थे, मूवी देखते थे पहले हम, ठीक है, उसमें यहाँ भी द्रव्यमान होता था। अगर ये इसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र भी इसके केंद्र पे ही होता है। ठीक है, मैंने आपको कहा 1 2, ये हमारा 3। चौथा, अगर मैं एक फुटबॉल की बात करूं, मतलब एक खोखले गोले की बात करूं, खोखले गोले की, जैसे हमारी टेनिस बॉल होती है अंदर से खोखली होती है, यहाँ द्रव्यमान होता है। अगर इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र भी इसके केंद्र पे होगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है। अगर एक ठोस गोले की बात करें, ठोस गोला मतलब जो अंदर से भी भरा हुआ है, उसका द्रव्यमान केंद्र भी उसके केंद्र पर ही होता है। देखो कितनी मजे बात है, ये निकालना नहीं पड़ा। रोड का कहा, अगर सारी जगह द्रव्यमान बराबर है, बिल्कुल बीच में। रिंग, ध्यान ये रखना है, यहाँ द्रव्यमान हर जगह बराबर है। ऐसा नहीं कि रिंग यहाँ से मोटी है, यहाँ से पतली, फिर मोटी, ऐसा नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये इधर उधर कहीं खिसक जाएगा। आपने कहा ये खोखला गोला है, इसका भी केंद्र पे, ठोस गोला है, उसका भी केंद्र पे। बात करते हैं बच्चों एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज मतलब ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो भी इसके केंद्र पे होता है बच्चों। किसके? त्रिभुज के केंद्र पे। और ध्यान ये रखना, अगर ये त्रिभुज की ऊंचाई h है, तो ये जो केंद्र होता है ये h/3 ऊंचाई पे होता है। तो हम ये कह सकते हैं आधार से h/3 ऊंचाई पे होगा हमारा कौन? ये होगा हमारा द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, ऐसे बच्चों जो शंकु होता है, शंकु ऐसे, ये शंकु का द्रव्यमान केंद्र भी ये h/3 ऊंचाई पे होगा।
जैसे त्रिभुज का है, आपने कहा ठीक है। अगर बेलन हुआ, बेलन ऐसे खोखला बेलन हुआ, तो आप कहोगे खोखले बेलन का द्रव्यमान केंद्र यहाँ कहीं होगा, बिल्कुल बीच में। तो बच्चों ये कुछ ऐसी वस्तु है जो है तो सतत, मतलब जिसमें द्रव्यमान तो फैला हुआ है, लेकिन उनके द्रव्यमान केंद्र हमें ऐसे ही याद रखने हैं जैसे ये मैंने आपको बताए हैं। आपने कहा ठीक है। यहाँ से एक बात हमें समझ आई कि द्रव्यमान केंद्र निकाय के अंदर भी हो सकता है, निकाय के बाहर भी हो सकता है, और साथ में निकाय के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, बाहर भी, ऊपर भी, अंदर भी, कहीं भी हो सकता है द्रव्यमान केंद्र। और बच्चों यहीं मुझे एक बात ध्यान आई और कि द्रव्यमान केंद्र के जैसा ही एक होता है गुरुत्व केंद्र। कुछ बच्चे ही मान लेते हैं या कुछ चीज कहीं कहीं हम पढ़ लेते हैं कि द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही चीज होती है, तो अपने दिमाग से बिल्कुल डाउट निकालना है कि दोनों एक चीज नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने कहा ठीक है। फर्क क्या है? द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु है जहां वस्तु के समस्त द्रव्यमान को स्थित मानेंगे, और गुरुत्व केंद्र क्या है? गुरुत्व केंद्र वो है जहां वस्तु के भार को केंद्रित मानेंगे। आपको पता है कि द्रव्यमान और भार दो अलग अलग चीजें हैं। जहां द्रव्यमान को केंद्रित मानेंगे उसको बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र, जहां भार को केंद्रित मानेंगे उसको बोलेंगे गुरुत्व केंद्र। और हाँ, छोटी वस्तु के लिए, हमारी आसपास की चीजों के लिए गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी वस्तुएं हो जाती हैं तो उनके द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान केंद्र से थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी वस्तुओं के लिए है। ज्यादातर वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही बिंदु पे होते हैं, लेकिन दोनों एक ही नहीं होते। गुरुत्व केंद्र अलग चीज है, द्रव्यमान केंद्र अलग चीज है। आपने कहा ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया। अब अगर मैं यहां से आपको क्वेश्चन कराऊं इनके, सुनना बच्चों ध्यान से। मैंने अब आपको क्वेश्चन दिया, यहां से रिलेटेड पहला क्वेश्चन करते हैं कि मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, आपने कहा ठीक, और ये हमारा वाई अक्ष है, आपने कहा ठीक। यहाँ एक रोड रखी है, छड़ रखी है, जिसकी लंबाई l है और द्रव्यमान m है। ये मूल बिंदु है। एक रोड ऐसे रखी है बच्चों, इसकी लंबाई भी l है, द्रव्यमान भी m है। हमें कहा गया है इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र बताओ। अब आपको क्या करना है, सुनो। जब वे द्रव्यमान एक बिंदु पे रखे थे तब तो हम आसान थे, एक बिंदु को मूल बिंदु मानते थे, फॉर्मूला लगा देते थे m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ तो द्रव्यमान फैला हुआ है, लेकिन बच्चों मुझे पता है कि अगर ये रोड एक समान है तो उसका द्रव्यमान कहीं केंद्र पे होगा, बिल्कुल बीच में होगा, मतलब ये बिंदु बनेगा L/2, 0। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे पता है द्रव्यमान केंद्र ऐसा बिंदु होता है जिस पे हम सारे द्रव्यमान को रखा हुआ मान सकते हैं। मतलब मैं ये मान सकता हूं कि अब ये रोड ऐसे ना होके ऐसे है कि सारा द्रव्यमान यहां रखा हुआ है इसका। ठीक है, आपने कहा ठीक। अब देखो ये बिंदु द्रव्यमान बन गया। ऐसे ही ये हम कहेंगे कि L/2 यहाँ है। अब ये दो बिंदु बन गए हैं, इनमें फिर से फॉर्मूला लगा दो, XCM बराबर m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने कहा ठीक है, m1 ये m x1 कितना है L/2 प्लस m2 है m, और x2 कितना है भाई, इसका बिंदु बनेगा 0, L/2, और द्रव्यमान m है तो m का ये 0 हो जाएगा, और बटे कितना m1 प्लस m2 2m हो जाएगा, m 2m, ये 0 हो गया, m से m गया, ये आ जाएगा L/4। हाँ, L/2 का आधा। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है, अभी YCM भी निकालना है। आपने कहा ठीक है, YCM निकाल लेंगे, m1 y1 m0। अगर ये ऐसे होते तो हमें YCM निकालने की जरूरत नहीं। अब ये ऐसे हैं तो यहाँ x भी आएगा y भी आएगा, प्लस m2 कितना m, और y2 कितना L/2, नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2m आ जाएगा, ये 0, m से गया m, यह आ जाएगा L/4, मतलब y में भी कितना ऊपर L/4। यहाँ से ये, तो इसका मतलब ये द्रव्यमान केंद्र कहीं यहाँ होगा। तो यहाँ से मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि कभी आपके सामने ऐसे सवाल आ जाएं जिसमें हमें सतत वस्तुएं दी हुई, जहाँ द्रव्यमान एक जगह ना होकर फैला हुआ है, तो आप ऐसा करना कि पूरी वस्तु का द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पे बना दो। मतलब वस्तु को हटाओ, एक बिंदु बना दो और उस पर सारा द्रव्यमान रख दो। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर बढ़ेंगे इस वीडियो के लास्ट में, जहां मैं आपको प्रूफ कराऊंगा कि फॉर्मूला जो हमने निकाला m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 ये कहां से आया है। ठीक है, मैं भूल गया था कि ये कराना है, लेकिन करा के चलेंगे भाई। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए
कि एक रोड ये है, एक रोड फिर ये है और एक रोड फिर ये है। तीनों का द्रव्यमान L, लंबाई L है, द्रव्यमान M है, L M और L M। तो क्या करना, कुछ भी नहीं करना, ये सारा इसके बीच में ये आएगा L/2। अच्छा, ये कितना ऊपर है देखो, ध्यान से सुनो, थोड़ा दिमाग लगाना। ये रोड L ऊपर है तो y का मान यहाँ L होगा। इधर ये पूरा L था तो L/2 पे आया, तो x कितना L/2, y कितना है L। आपने कहा ठीक है, इसका यहाँ होगा, आपने कहा ठीक है। कितना है टोटल, ये L है तो y का बनेगा L/2, लेकिन x में कितना आ गया है L, तो ये बनेगा L, L/2। भाई देखो ये आना चाहिए आपको, ये टोटल कितना है, ये L है तो यहाँ L/2 होगा, लेकिन L पहले ये भी है, L प्लस L/2 तो आ जाएगा 3L/2 और y है 0, तो ये तीन बिंदु हमने बना ली, x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ द्रव्यमान m है, यहाँ m है, यहाँ m है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो मैं लिखूंगा xcm बराबर m1 कितना m, x1 L/2, m2 m, x2 कितना L, m3 कितना m और ये कितना 3L/2 और टोटल आ जाएगा 3m नीचे। भाई m m m को मना के कट गया, L/2 प्लस L 3L/2/3, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये 1L 3 4L/2 2L और 1L 3L हो जाएगा, ये 3L/L, तो इसका मान आ गया L। देख लेना एक बार सोल्व करके, हाँ ये 3L और 1L 4L 4L/2 2L 2L प्लस L 3L 3L/3 ही आ गया। ऐसे ही आप YCM निकालना, M1 Y1, M1 कितना M, Y1 कितना L, ML प्लस M2 M और Y2 L/2 M L/2, M3 L3 M3 Y3 सॉरी M3 Y3, Y वाला निकाल लेना, M है और y कितना है 0, तो ये 0 आ गया और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब 3m आ जाएगा। m से m गया, यहाँ l है, यहाँ L/2 है, तो 3L/2 साथ में 3 से 3 ही आ गया L/2, मतलब YCM का मान आ गया L/2। अब सुना ध्यान से, x में आपको आगे जाना है L, तो ये है यहाँ, तो ये है, ये द्रव्यमान केंद्र यही आके देखो L/2, मतलब पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, दूसरी रोड का द्रव्यमान केंद्र भी वही, पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र भी वही। आपने कहा ठीक है, मजा आ गया। मैंने कहा अच्छा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। मैंने कहा मान लो अगर ऐसे दे दे, कैसे कि मान लो तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसको। हमने कहा कि आपके पास एक रोड ऐसे है, लेंथ L है, द्रव्यमान m है, एक ऐसे है, द्रव्यमान वही m, लेंथ L है और ये कोण है 37 डिग्री। हमने कहा ठीक है। अच्छा, और एक ऐसे है, हमने कहा लेंथ L है, द्रव्यमान m है और ये मूल बिंदु मान लिया हमने, ठीक है। आपने कहा ठीक, तो कैसे करें, आपने कहा ऐसा करो, इस रोड का द्रव्यमान कहीं इसके बीच में होगा तो ये बन जाएगा L/2, 0, ये x माना हमने x, ये y हो गया। आपने कहा अच्छा इस रोड का कितना होगा, बीच में होगा कहीं, ये x तो यहाँ 0 होगा और y नीचे है तो मैं इसको -L/2 लिखूंगा। आपने कहा ठीक है। इस रोड का कहीं यहाँ होगा, आपने कहा ठीक है। तो भाई इस रोड का ये y भी निकालना है, x भी निकालना है, तो आपने कहा अगर इसकी लंबाई पूरी L है तो जो ये हिस्सा इसका आएगा, यहाँ हिस्सा आएगा, वो आएगा L cos 37। आपने कहा ठीक है, L cos 37 का मान होता है 4/5, तो ये आ जाएगा 4L/5, मतलब यहाँ हिस्सा इसका 4L/5। ये हिस्सा क्या बनेगा इसका, L sin 37 का मान होता है 3/5, तो ये जाएगा 3L/5, ये ऐसा आ गया। अब ये बीच का हिस्सा निकालना, बीच का हिस्सा बच्चों पूरा निकालने की जरूरत नहीं, तो ये पूरा L है तो ये L/2 हो जाता, तो यहाँ L/2 करते हुए चलेंगे तो 2 से ये जाएगा तो आ जाएगा 2L/5, 2 से 4 गया 2L/5, तो ये जो बनेगा ये बिंदु बनेगा 2L/5, कोमा यहाँ L/2 करेंगे क्योंकि हमें तो आधे चाहिए ना, आधा, पूरा की जरूरत नहीं है,
2 हो जाएगा तो 3l/10 बनेगा, तो y बनेगा 3l/10। देखो अब 3 रोड थी, हमने तीनों रोड को एक बिंदु पे रख दिया, अब उठा उठा के, इसको इसके द्रव्यमान केंद्र पे, इसको इसके द्रव्यमान केंद्र पे, इसको इसके द्रव्यमान केंद्र पे। आपने कहा निकाल लो एक्सियम m1, इसको मान लेते हैं कितना है m, x1 l/2, m2 ये m है और इसका x है 2l/5, m3 m है और इसका x 0 है तो ये 0 हो गया और ये जाएगा 3m, m गया, यहाँ बचा l/2 प्लस 2l/5 और बटे में 3, ये 3 बचा हुआ है। एलसीएम आ गया 10, 10 दिया 30, ये जाएगा 5l और ये 4l, 2 दूनी 4, तो 5 और 4 9l/30, 3 से जाएगा 3l/10, तो x का मान आ गया। ऐसे में यहाँ से YCM निकाल सकता हूँ। YCM आ जाएगा बच्चों हमारा m1 y1 0, m2 y2, m3l/10 प्लस m3 m और l का मान है, मतलब y3 का मान है -l/2 बटे में m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब 3m हो गया, m से m गया, ऊपर बचा 3l/10 माइनस l/2 और नीचे बचा 3। एलसीएम ऊपर आया 10, 10 दिया 30, ये 10 है तो ऊपर 3l और माइनस 5l, 5 में से 2 3l गए तो माइनस के 2l/30 या ये कहिए -l/15, तो माइनस का मतलब है x अक्ष से नीचे, मतलब y के नीचे ऋणात्मक दिशा में द्रव्यमान केंद्र आएगा, तो ये आ गया 3l/10, 3l/10 कहीं इधर और ये माइनस ये कहीं नीचे। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी दे सकता है आपको, कुछ भी, ठीक है, मतलब कुछ भी दे सकता है, कहने का मतलब ये है। और बच्चों लास्ट में बढ़ते हैं, वीडियो हो गया लेंदी, अब मुझे आपको उस फॉर्मूले का प्रूफ कराना है बच्चों, 5 मिनट की बात है, जल्दी से करते हैं कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर स्कूल में आपके कराया है तो उसको देख लेना, नॉलेज के लिए देखना चाहते हो तो देख लेना, वरना देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैंने कहा बच्चों कि हमारे पास 2 कण थे, एक m1 था और एक m2 था। इसका स्थिति सदिश था r1, इसका स्थिति सदिश था r2, ये हमने उसका द्रव्यमान केंद्र माना और ये हमारा आया था RCM, ठीक है। हमें फॉर्मूला निकालना है बस m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने कहा बच्चों अभी अगर मैं इसको भूल जाऊं तो 2 कण यहाँ है, ये सच में नहीं है, कभी तुम इसे सच में सोचो, ये तुमने द्रव्यमान केंद्र माना है, सच में नहीं होता, ठीक है। हमने कहा m1 m2 पे कुछ बल लगा रहा होगा, मान लो m1 m2 को आकर्षित कर रहा है, आपने कहा ठीक है, m2 m1 को आकर्षित करेगा, हाँ जी, ये m1, ये फोर्स m1 ने m2 पे लगाया तो मैं इसको बोल देता हूँ F2x इंटरनल, अंदर के फोर्स हैं ये, निकाय के अंदर के, भाई m1 m2 निकाय बना रहे हैं, निकाय, तो हमने कहा m1 ने m2 पे फोर्स लगाया तो इसको बोला हमने F2 इंटरनल, m2 ने m1 पे लगाया, मैंने इसको बोला F1 इंटरनल। मैं ये भी मान लेता हूं कि हमने m1 पे बाहर से कुछ फोर्स लगाया F1 एक्सटर्नल, हमने m2 पे बाहर से कुछ फोर्स लगाया F2 एक्सटर्नल, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है, हमें ये भी पता है कि m1 ने m2 पे जितना फोर्स लगाया होगा m2 ने m1 पे भी उतना फोर्स लगाया, तो मुझे पहले से ही पता है कि F1 इंटरनल बराबर है F2 इंटरनल के, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होगी, क्रिया प्रतिक्रिया के बल है, m1 जितना m2 पे लगाएगा m2 भी उलट के m1 पे उतना ही लगाएगा विपरीत दिशा में। आपने कहा ठीक, मैंने कहा क्या m1 पे बल लगने के कारण यहाँ इसका कोई वेग भी बनेगा, आपने कहा बिल्कुल बनेगा, तो हमने कहा m1 का वेग, आपने कहा v1, और v क्या होता था dr/dt, dr/dt, m1 के लिए r कितना है r1, बच्चों आपने पढ़ा था वेग ds/dt, आपने कहा ठीक है, तो m2 का वेग क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ, m2 का वेग आपने कहा v2 बनेगा और वो बनेगा dr/dt। बच्चों यहाँ विस्थापन की जगह स्थिति ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब स्थिति में परिवर्तन होता है तभी हम विस्थापन कहते हैं, तो वेग जो पता ds/dt यहाँ dr1/dt है, dr2/dt है। जब बल लगा है तो m1 में त्वरण भी आएगा, तो m1 का त्वरण आएगा a1 और त्वरण होता है dv/dt, और ये 1 का है तो dv1/dt। आपने कहा m2 का त्वरण कितना होगा,
आपने कहा m2 का त्वरण, m2 का त्वरण होगा a2 और a2 आएगा dv2 बटे dt। आपने कहा ठीक है, तो a1 बराबर आ गया d बटे dt, v1 का मान डाल दो यहाँ dr1 बटे dt, यहाँ a2 आ जाएगा d बटे dt, v2 का मान डाल दो dr2 बटे dt। और बच्चों इसको लिखने का तरीका होता है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया है, इसको लिखने का तरीका होता है d स्क्वायर r1 बटे dt स्क्वायर। ये मत कहना कि d का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है, इसको लिखने का तरीका ये है। तो यहाँ से a2 कितना आ जाएगा d स्क्वायर r2 बटे dt स्क्वायर। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आसान चीजें हैं। मैंने वेग लिखा, हमने त्वरण लिखा। हमने कहा बताओ निकाय पे लगने वाला बल कितना है, निकाय पर कुल बल। आपने कहा निकाय पे कुल बल जो है हमने उसको F मान लिया, और निकाय पे 2 बल ये हैं, 2 बल ये हैं, टोटल 4 फोर्स लगे हैं, F1 इंटरनल प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल। आपने कहा क्योंकि F1 इंटरनल और F2 इंटरनल आपस में बराबर है लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इन दोनों का योग F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल 0 हो जाएगा। तो ये F1 इंटरनल और F2 इंटरनल तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 0। तो बचेगा बच्चों यहाँ F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। और मैं ये कह सकता हूँ, सुनना ध्यान से, कि जो F1 एक्सटर्नल होगा, F बराबर होता है M में, तो मैं इसको लिख दूंगा M1 A1 प्लस M2 A2। ये आ गया F, टोटल F आ गया। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको हटा देता हूँ। आपने कहा ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे एक बात, ओ यार यही जरूरत पड़ती, मुझे याद है, चलो आप देख लेना। मुझे पता है कि जो F है वो निकाय पे लगने वाला बल है। M1 A1 है पहले का त्वरण, कितना आया था अभी d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर। ये है M2 और दूसरे का त्वरण आया था बच्चों d स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर। क्या मैं इस d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ? आप कहोगे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर बचा M1 r1 प्लस M2 r2। आपने कहा ठीक, ये F क्या है? आपने कहा निकाय पे लगने वाला बल, तो क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ F बराबर M में? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, M1 प्लस M2। निकाय पे लगने वाला बल, तो निकाय का कुल द्रव्यमान लिखा जाएगा। निकाय पे लगने वाला बल निकाय में त्वरण उत्पन्न करेगा, और निकाय में त्वरण मतलब द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। तो F बराबर M में जो यहाँ A आएगा वो आएगा हमारा द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। आपने कहा ठीक है। क्या जैसे हमने इस A को ऐसे लिखा है, तो इस A को भी लिख सकता हूँ d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, और यहाँ r की जगह आएगा RCM, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश है RCM। आपने कहा ठीक है, यह आ जाएगा M1 प्लस M2, इधर आ जाएगा d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर M1 R1 प्लस M2 R2। d स्क्वायर dt स्क्वायर से ये गया तो इधर बचेगा RCM, इधर बचेगा M1 R1 प्लस M2 R2, और उठ के ये M1 प्लस M2 इधर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। एक बार इसको ध्यान से देख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये, लेकिन स्कूल एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, क्योंकि अगर स्कूल में कराया है तब करना इसको, वरना करने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में तो इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।